प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट, इसमें आज अपन आगे बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के संबंध में। डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय, इसके संबंध में पहले भी अपन ने अध्ययन किया था। देखिए, एक प्रबंधक का डिसीजन मेकिंग जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और एक प्रबंधक को समय समय पर अनेक प्रकार के डिसीजंस निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय ही संस्था की सफलता या असफलता का आधार बनते हैं। तो प्रबंध की दृष्टि से या एक संस्था के कुशल संचालन की दृष्टि से निर्णय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो निर्णय क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके प्रकार हैं, आदि के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अब उसी के कंटिन्यूएशन में आगे अपन बात करेंगे। देखिए, डिसीजन मेकिंग में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस या इसकी प्रक्रिया। यानी निर्णय तक हम किस तरह से पहुंचते हैं, यानी कोई निर्णय लेने में हमको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, एक प्रबंधक को क्या क्या कार्य करने होते हैं, वो सारा इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, बताया गया है। तो यदि अपन इसकी प्रक्रिया का अध्ययन करें तो देखिए, डिसीजन मेकिंग में सर्वप्रथम आपको उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। यानी आपके उद्देश्य क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, यानी आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसी पर आपका डिसीजन जो है वो आधारित होगा। यानी जो भी आप निर्णय भविष्य में लेंगे, अब वो आपके उद्देश्यों पर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हम बाद से मतलब है कि जब हम डिसीजन ले लेंगे उसके बाद में उसका जब हम मूल्यांकन करेंगे तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रबंधक के निर्णय का मूल्यांकन करेंगे कि उसका निर्णय सही था या नहीं था, या उसमें कोई कमी थी या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश थी आदि। तो सर्वप्रथम हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है और उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात अगला कार्य जो है वो समस्या की व्याख्या करनी होती है। समस्या यानी देखिए, डिसीजन लेने की आपको नौबत क्यों आ रही है, आपको निर्णय क्यों लेना पड़ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है जिसका आप समाधान चाहते हैं। तो उस समस्या की व्याख्या करना, उस समस्या को अच्छी तरह से गहराई से समझना, ये इसके अंतर्गत आता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक डॉक्टर मरीज का इलाज करने से पहले मरीज की बीमारी को जानने का प्रयास करता है, क्योंकि देखिए, जब तक आप बीमारी को समझेंगे नहीं, बीमारी को जानेंगे नहीं, आप इलाज नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर जो है वो मरीज से पूरी जानकारी प्राप्त करता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसको क्या महसूस हो रहा है, क्या कमी उसको लग रही है, आदि सारी बातें जानकर डॉक्टर जो है एक समस्या को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे समाधान जो है वो उसी सिम्टम्स के आधार पर तय होंगे। तो इसी तरह से एक प्रबंधक जो है वो सर्वप्रथम समस्या को जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार समस्या क्या है, उसके क्या कारण हैं, उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से। तो ये सब समस्या की व्याख्या करना होता है। जब आप समस्या को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसके बाद समस्या का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है प्रॉब्लम का। देखिए, एनालिसिस करने से मतलब ये है कि उस समस्या से संबंधित आपको व्यापक सूचनाएं, व्यापक जानकारी एकत्रित करनी होती है। यानी ये समस्या पहले भी कभी उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है, पहले अगर उत्पन्न हुई है तो हमने उसके क्या निर्णय लिए थे, हमने उस समस्या का किस प्रकार से समाधान करने की कोशिश की थी, अगर जिस तरीके से हमने समाधान करने की कोशिश की थी वो तरीका कारगर था या नहीं था, इस समस्या से संबंधित कानूनी पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, परिस्थितियों में परिवर्तन क्या क्या हुए हैं जो हम
पहले लिए गए निर्णय को अब लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो उसके विश्लेषण के अंतर्गत आता है, एनालिसिस के अंतर्गत आता है। यानी सबसे पहले आपने बीमारी को समझा कि मलेरिया है या फ्लू है, और जब आपने जान लिया कि ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं तो फिर मलेरिया से रिलेटेड आप सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। फिर देखिए अगला जो स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग का, वो होता है वैकल्पिक समाधान का विकास करना। यानी आप अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं। अल्टरनेटिव डेवलप करने का मतलब ये है कि आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है, जान लिया है, उससे रिलेटेड आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, इकट्ठी कर ली है। अब उसके समाधान के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल उस समस्या को पूरा करने की दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है किसी कार्य से, तो दिल्ली जाने के आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। आप बस से जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, यदि वायुयान की सुविधा है तो आप उससे जा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं, किसी आप अपने मित्र आदि के साथ जा सकते हैं। यानी ये सब क्या है, आपके पास उपलब्ध विकल्प हैं कि जिनमें से किसी एक विकल्प का आप चयन करके उस विकल्प को अपना सकते हैं। देखिए जब आप विकल्प विकसित करते हैं तो विकल्पों के विकास के साथ ही हमको जंप कर कर या तुरंत किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी आप सिर्फ विकल्पों को विकसित कीजिए। वो विकल्प चाहे आपको व्यवहारिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो आगे अपन उसको देखेंगे, लेकिन विकल्प का विकास करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों की खोज करना। अगला स्टेप जो इसमें होता है विकल्पों का मूल्यांकन करना। विकल्पों के मूल्यांकन में देखिए आपने जितने भी विकल्प विकसित किए हैं उनका हर एक का आप मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हर एक विकल्प में जोखिम अलग अलग है, उसकी लागत जो है वो अलग अलग होती है। संस्था के पास किसी विकल्प को अपनाने योग्य साधन हैं या नहीं है, आपके पास उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, वो आपके कानून की सीमा में आता है या नहीं आता है। क्योंकि देखिए हर एक विकल्प के अपने कुछ निश्चित फायदे भी हैं, तो निश्चित बात है कि उसके कुछ निश्चित नुकसान भी हैं। तो आप क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या हमारी सीमाएं हैं, इन सब के आधार पर विकल्प के प्लस माइनस यानी सारी चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं। और सबका अध्ययन करने के पश्चात आप एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। यानी आपने 10 विकल्प छांटे थे, 10 में से आप एक एक को रिजेक्ट करते जा रहे हैं कि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसके लायक मशीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आदि आदि। आप एक एक विकल्प को हटाते जाते हैं और लास्ट में जो आपके पास विकल्प बचता है वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जाता है। यानी इन सिलेक्शन यू आर नॉट सेलेक्टिंग बट यू आर रिजेक्टिंग। तो जैसे जैसे आप रिजेक्ट करते चले गए तो लास्ट में जो कुछ बचा वो आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। तो सर्वश्रेष्ठ का चयन करते समय आपका अनुभव भी काम आता है, आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, परीक्षण जो हैं वो भी काम में आते हैं। फिर जब आप सर्वश्रेष्ठ का चयन कर लेते हैं तो फिर उसको क्रियान्वित करना है, उसको लागू करना है। क्योंकि अगर आप उसको लागू ही नहीं करेंगे तो अब तक जो आपने मेहनत करी है वो सारी मेहनत आपकी जो है वो बेकार हो जाती है। तो निर्णय जो भी आपने लिया है उस निर्णय को क्रियान्वित करना, उसको लागू करना अगला स्टेप होता है। और निर्णय को लागू करने के साथ ही आपका प्रोसेस जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि निर्णय को लागू करने के बाद आप उसको फॉलो अप भी करते हैं, यानी उसका अनुगमन भी करते हैं। यानी आप ये देखते हैं कि लागू करने से आपको उचित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
या अब भी उस निर्णय में कुछ परिवर्तन की, सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी चीज़ को लागू कर देते हैं तो उसके बाद ही आपको असलियत पता लगती है कि इस निर्णय में ये कमी रह गई है या इसमें हम ये और सुधार कर सकते हैं आदि। तो आप फॉलो अप कीजिए और उसमें यदि कुछ आपको परिवर्तन की गुंजाइश नज़र आती है तो वो परिवर्तन आप उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये जो है, ये डिसीजन मेकिंग जो है उसका एक प्रोसेस होता है। दूसरी ओर यदि अपन बात करें कि एक अच्छा निर्णय हम किसको मान सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे निर्णय अच्छे हों ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो एक अच्छे निर्णय में कुछ बातों का समावेश होना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? तो देखिए, पहली बात कि अच्छा निर्णय जो है वो आपके अधिकारों की सीमा के भीतर होना चाहिए। अधिकारों की सीमा से मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी पावर है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, तो आपके पास निश्चित अधिकार हैं। तो आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो आपकी अधिकार सीमा में आता है या नहीं आता है, पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। यानी अगर आपकी अधिकार सीमा में नहीं है तो एक तरह से उस निर्णय की कोई वैधता ही नहीं है। वो निर्णय कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। दूसरी बात, मितव्ययी है या नहीं है, यानी इकोनॉमिक आधार पर वो निर्णय खरा उतरने लायक है या नहीं है। निर्णय तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। दिल्ली जाने का विकल्प जो है वो वायुयान से आप जा सकते हैं, लेकिन उसका टिकट जो है वो बहुत महंगा है इस वक्त। तो विकल्प अच्छा है, लेकिन वो हमारी संसाधनों के हिसाब से मितव्ययी नहीं है। फिर स्वीकृति योग्य, यानी वो एक्सेप्टेबिलिटी, यानी आपने निर्णय लिया है उसमें आपको ये भी देखना है कि जिस पर इस निर्णय का असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, क्या उसको वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, करते हैं या नहीं करते हैं। वो स्थिति तो बाद में पता चलती है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको आसानी से स्वीकार किया जा सके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने फॉलोअर्स को खुश रखने के लिए कोई गलत निर्णय ले लें, लेकिन वो निर्णय ऐसा नहीं हो जिससे कि कोई विरोधाभास उत्पन्न होता हो। जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको स्वीकार करने में, मानने में जो हैं वो तैयार नहीं हो, इस प्रकार की बात भी आपको देखनी होती है। व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए, यानी वो परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, उसको लागू किया जा सकता हो, ऐसा होना चाहिए। केवल थ्योरेटिकल ही नहीं हो कि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आदर्श है, बहुत नैतिक है, सारी बातें हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम उसको लागू ही नहीं कर सकते। तो जो लागू ही नहीं किया जा सकता है तो ये ऐसा निर्णय जो है वो बेकार है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वैधानिक, लीगल, यानी कानूनी दायरे में वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, निर्णय को लागू करने में आपको कोई कानूनी अड़चनें तो नहीं आएंगी। इन सब पक्ष को, पहलुओं को भी आपको देखना होता है। फिर जो भी निर्णय आप ले रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा निर्णय जो है वो काम को पूरा नहीं करता है, बल्कि उस काम को बिगाड़ता है। और एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की धारणा जो है वो उससे विकसित होती है। नैतिक दृष्टि पर खरा उतरना चाहिए, यानी उससे कहीं नैतिकता का उल्लंघन नहीं हो, और उचित समय पर लिया गया होना चाहिए। यानी देखिए, बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि आप सही समय पर डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दिवाली का सीजन आ रहा है। अब दिवाली पर हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दें या नहीं दें, या कौन सी स्कीम अपनाएं, ये डिसीजन दिवाली से कम महीने भर पहले आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि जभी से दिवाली की परचेजिंग आदि आरंभ हो जाती है।
आप दिवाली के बाद में अगर इस डिसीजन को ले रहे हैं कि हमको कस्टमर को इतना डिस्काउंट देना है, तो फिर ये डिसीजन जो है वो चाहे कितना ही अच्छा हो, व्यवहारिक है, वो यथा समय पर नहीं लिया गया है, तो इसकी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो बिजनेस में तो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है तो सही समय पर ही, उचित समय पर ही डिसीजन होना चाहिए। तो अगर इन सब बातों के आधार पर आप डिसीजन लेते हैं तो उसको हम एक अच्छा निर्णय मान सकते हैं।